Hello everyone, so let us study the difference between what is renewable resource and non-renewable resource. ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का जो चैप्टर है ना वो यहीं से स्टार्ट होता है कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल. Okay, so renewable resources, these are the resources which can be regenerated easily, and they are divided into further two types: exhaustible resources, that is the resources which can be exhausted or degraded, right? So resources which can be exhausted or degraded, right? So if used continuously, so exhaustible resources, जो resources exhaust हो जाते हैं, degrade हो जाते हैं, जो हम उन्हें बार बार यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉइल हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया. ओके, नेक्स्ट इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. सो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज लार्ज अमाउंट में तो प्रेजेंट होते हैं एंड दे कैन नॉट बी exhausted by continuous consumption. So they are present in large amount and they can't be exhausted by continuous consumption such as sunlight. अब sunlight है, हवा चल रही है, तो आप उनका continuous consumption भी कर रहे हो तो वो exhaust तो नहीं हो रहे हैं ना. सनलाइट तो सन तो रोज़ ही आ रहे हैं, है ना, और सनलाइट रोज़ ही आपको लार्ज अमाउंट में मिलती है, गर्मियों में तो खास कर. तो अब जब सनलाइट मिल रही है तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स हुआ. विंड है, विंड चल रही है, विंड आपको लग भी रही है हवा जब चलती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लार्ज अमाउंट में हवा चल रही है तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, कल चलेगी नहीं. तो हवा को तो जब चलना होगा वो चलेगी, है ना. बट सॉइल एंड वाइल्ड लाइफ जो है ये डिग्रेड हो सकते हैं. अगर आपने सॉइल का गलत कंजम्पशन किया, वाइल्ड लाइफ को आपने एग्जॉस्ट करना चालू किया, तो दे आर एग्जॉस्टेबल. सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो रीजनरेट हो जाते हैं इजीली. तो ये तो ऑलरेडी लार्ज कंजम्पशन में, और रीजनरेट जो हैं इनको रीजनरेट वैसे थोड़ा सा मुश्किल तो है बट हो जाते हैं. सो रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट, वेट देखो, रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट इज़ ग्रेटर देन रेट ऑफ कंजम्पशन. मतलब कंजम्पशन रेट वैसे इतना होता नहीं है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जितना उनका रिप्लेनिशमेंट हो जाता है. सो दीज रिसोर्सेज ऑल्दो अवेलेबल बट देयर क्वांटिटी इज़ गेटिंग नोटिसेबली डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. सो ऑल्दो ये रिसोर्सेज अवेलेबल तो हैं बट इनकी जो क्वांटिटी है वो डिस्टर्ब हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. हम मतलब अनऑब्जर्व कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, बट हाँ हम अनजाने में हार्म तो कर रहे हैं ना. वाटर हम हार्म कर रहे हैं, हम लैंड को भी डिग्रेड कर रहे हैं, ये ह्यूमन की एक्टिविटीज़ ही तो है. तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. नेक्स्ट वी मूव ऑन टुवर्ड्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो दीज आर द रिसोर्सेज विच आर नेचुरली अकरिंग. सो नेचुरली अकरिंग है बट टेक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द रिप्लेनिशमेंट. सो रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट इज लेस than rate of consumption. मतलब consumption rate is very high in case of non-renewable resources and it takes a very long time for the replenishment. So these resources require millions of years and if utilized on a large scale they can be depleted and finally finished. For example coal, mineral, petrol. So I hope ये आपको क्लियर है. Okay, so renewable non-renewable क्लियर हो गया. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लैंड रिसोर्स. ओके, लैंड रिसोर्स में हम क्या पढ़ेंगे, लैंड की क्या इंपॉर्टेंस है, कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ कन्वर्टिंग टेरेस्ट्रियल लैंड, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. फटाफट देख लेते हैं. सो लैंड एज अ रिसोर्स. लैंड इज द प्रोमिनेंट प्लेस वेयर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज अकर इन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर and related activities like inhabitation, infrastructure, transportation, industrial setup. Land can be also used as a forest. So land is a finite resource. Land is a finite resource and 20% of Earth's surface is covered under land and it covers 13,000 million hectares of the area. In India, it's 1.3 million square miles. ऑलराइट, ओके. सो अब हम बात करते हैं लैंड यूज़ के बारे में. देखो लैंड यूज़ का क्या हिसाब है. सो लैंड यूज़ मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर सेटिस्फाइंग देयर ओन नीड्स
and it involves modification, management, and conservation of natural environment to build environments such as permanent settlements like pastures, national park and bioreserves. So देखो लैंड का कैसे यूज़ होता है, जैसे अगर हम इसे अंडरस्टैंड करें एक पाई चार्ट के थ्रू में, तो देखो ये 26%, 30% और ये अर्बन एरियाज 3%, ये 3%, 12% और 26%. एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 26, 26, 30, 12, 6, 6 3s are 18 एंड ये 20, 2 2 4 एंड 2 6, 7 8 9 एंड 10, 100 हो गया. ठीक है, तो हमने कैसे बांटा? 26 26. अब कोई और कलर ले लें, जैसे हम देखो, अब देखो 26% फॉरेस्ट, 26% पैस्चर, या बना सकते हो पाई चार्ट, है ना, एंड 30% अदर रॉक एंड डेजर्ट भी आ सकता है इसमें इंक्लूडेड, डेजर्ट. अब 3% अर्बन एरियाज़ का, अर्बन एरियाज़, एंड 3% वेटलैंड्स एंड 12% क्रॉपलैंड. ठीक है, क्लियर है. अब हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ लैंड डिग्रेडेशन की. तो आखिर लैंड डिग्रेडेशन के क्या क्या कॉजेज़ हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है? इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो हमारा फॉरेस्ट लैंड है अवेलेबल, हम फॉरेस्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं? इंडस्ट्री में कन्वर्ट करते हैं. और हम इंडस्ट्री जब कन्वर्ट करते हैं तो उससे वेस्टेज निकलता है, तो जब हम डंप हैं गार्बेज को करते हैं, और उसकी वजह से एनवायरनमेंट हमारी होती है पल्यूट. तो इसलिए लैंड डिग्रेडेशन का एक कॉज हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन. दूसरा कॉज समझिए, अर्बनाइजेशन. है ना. सो अर्बनाइजेशन में जैसे जैसे पीपल की ग्रोथ बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ी तो अब उनकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगी, सो व्हाट विल हैपन देन, जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट लैंड है वो जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे हाउसेस में. तो फॉरेस्ट लैंड किस में, हाउस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म इल इफेक्ट आएगा हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन पे. तो लॉन्ग इफेक्ट किस पे ही होगा फाइनली? ह्यूमन सिविलाइजेशन पे. नेक्स्ट अंडरस्टैंड कीजिए डिफॉरेस्टेशन. द रिमूवल ऑफ द ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन for agriculture, commercial, housing and firewood use without replacing as a compensation. मतलब फॉरेस्ट और ट्रीज़ को हटा तो रहे हैं पर हम उनको कंपनसेट नहीं कर रहे हैं, फॉरेस्ट को रीजनरेट होने का भी टाइम नहीं दे रहे हैं. तो दिस इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन एंड इट इज़ टेकिंग प्लेस ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ टिम्बर फ्यूल. नेक्स्ट देखिए, ओवर ग्रेजिंग, excess eating of the grasses and green plants by the cattle, and it results into the reduced growth of vegetation and their productivity. हाँ, तो ओवर ग्रेजिंग क्या होती है? एक्सेस ईटिंग ऑफ द ग्रासेस एंड ग्रीन प्लांट्स बाय द कैटल एंड इट रिजल्ट्स इनटू द रिड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन एंड द प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस्ड डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पीशीज. Excessive growth of unwanted plants, unwanted species, soil erosion due to the cattle movement. तो मतलब
ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से अनवांटेड स्पीशीज़ बढ़ती हैं और सॉइल इरोजन भी बढ़ता है। नाउ लास्ट है जो कॉज है वो है चेंजिंग प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर। जब हम एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होती है, लैंड यूज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है। ऑलराइट, इम्पैक्ट्स ऑफ, अब इसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं जब हम ये जो लैंड यूज़ चेंज पे कॉजेज़ बताए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाट एल्स, चेंजिंग प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर, ओवर ग्रेजिंग। तो अब इसके इम्पैक्ट्स भी स्टडी करते हैं, इम्पैक्ट्स ऑफ लैंड यूज चेंज। नंबर 1 is climate change. Number 2, biodiversity loss, pollution of air, water and soil. So as it has been associated with the birth of agriculture, so leads to deforestation, desertification. Increase in concentration of carbon dioxide due to loss of forest cover, leads to extinction of many species of flora and fauna, which caused by reduction in the habitat where they inhabited. Now lastly we will be studying what are the control measures. So there are 5 control measures which you can write as keywords. Strip farming, explain भी कर देना इसे, crop rotation, ridge and furrow formation, grazing, contour farming and dam construction. So land use change को हम strip farming से, crop rotation से, ridge and furrow formation से, grazing, contour farming and dam construction से हम सही कर सकते हैं. So I hope this video must be helpful for you and clear to you. Thank you guys.